से इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में महंगाई का असर लोगों पर पड़ना है। गवर्नमेंट भी इस बात को बखूबी समझ रही है। अभी जैसे पीएम जो मीटिंग कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, उसमें जितने प्रभावित सेक्टर हो सकते हैं, इस वक्त भी चल रही है ना, अभी ऑलरेडी मीटिंग चल रही है सेवा तीर्थ में, उसमें जैसे पेट्रोलियम, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इस तरह की मिनिस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा डिटेल में बातचीत हो रही है। और 7 से 8 सेक्टर ऐसे चुने गए थे कि वेस्ट एशिया क्राइसिस पे किन किन सेक्टर पे इसका असर पड़ना है, कैसे आपको उनको हैंडल करना है। तो अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसका असर महंगाई पे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार की ये जिम्मेदारी बड़ी रहेगी और बड़ा चैलेंज रहेगा कि कम से कम आप उसको बढ़ने दें और उसको ठीक तरीके से कैसे लागू करें। वहीं पर उन लोगों को उम्मीद दिख रही है। और इस चीज़ को, जो कि ये ऐसी चीज़ है जिसको टाला नहीं जा सकता। अगर दुनिया में इतना बड़ा क्राइसिस है, दुनिया में इतनी महंगाई है, तो भारत में क्या ही कर सकता है। लेकिन इसी चीज़ को वो सीधे संविधान आरक्षण से जोड़ के, ताकि वैसे लोगों को समझ में आ जाए कि सरकार की गलती थी इसलिए ऐसा हो गया, तो वहाँ पर अपनी उम्मीद वो लोग देख रहे हैं। आज एक आपके जैसे ही सीनियर सेफोलॉजिस्ट हैं प्रदीप गुप्ता जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने हम प्रोग्राम से पहले ही बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी असेसमेंट में ये कहा है कि ये वन पार्टी डोमिनेंस एरा है, जैसे कांग्रेस का रहता था अब ये रहेगा। और उन्होंने इसकी अवधि 20 साल बताई। अब 2014 से 20 साल बता रहे हैं कि आज से 20 साल बता रहे हैं, वो मुझे समझ में आया। लेकिन वो कह रहे थे कि भाई इस अभी तो टक्कर विपक्ष दे पाए, इसकी गुंजाइश नहीं दिखाई देती बीजेपी को। देखिए, मुझे लगता है कि वो सर्वे पे नहीं दिए होंगे, जो सिचुएशन है, जो सामने लीडर है उसको देखकर उन्होंने कहा होगा। कभी भी ऐसे सर्वे एजेंसियां होती हैं जो ये बता दे कि पिछले अगले 10 साल 15 साल तक क्या होगा, ऐसा नहीं, ऐसी भविष्यवाणी कभी नहीं हो सकती है। वो इलेक्शन का ही बताया जा सकता है कि भैया 5वें साल के इलेक्शन में क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो ऐसा स्टेटमेंट इसलिए दिए होंगे कि जो सिचुएशन देख रहे हैं, जो इस तरीके से राहुल गांधी का वक्तव्य आ रहा है, अखिलेश यादव के अभी भी चुनाव कहिए कि अपने नहीं आए हैं नेशनली, या मतलब सेंटर के इलेक्शन के लिए तो फिर भी कोई आदमी ऐसा रिस्क ले सकता है, स्टेट इलेक्शंस में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। अब बंगाल की जीत हुई, एज ए सेफोलॉजिस्ट आपने क्या पाया कि ऐसे बड़ी विक्ट्रीज का अगले चुनाव पर कुछ असर रहता है, कुछ हैंगओवर रहता है? 200% रहता है, कम से कम कार्यकर्ताओं के अंदर तो भरपूर रहता है। अच्छा। और चुनाव कोई भी होता है, लीडर हैं या कार्यकर्ता मिलकर ही जनता को लेकर आते हैं और उससे वोट जीतते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। जैसे हम लोग यूपी की बात कर रहे थे, ये लोग समझते नहीं पीडीए बनाकर क्या निकालना चाहते हैं। बंगाल में वैसी सीट, वोट नहीं निकल सकता ना। बंगाल में ऐसे जीत कर आए हैं और ऐसे जगह से जीत कर आए हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। यदि वहां पे 100% एसटी सीट, 75% एससी सीट, कौन सा पीडीए कहां काम? आज एक मैंने वो डेटा आया है, आपने शायद पढ़ा होगा, भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में बूथ वाइज डेटा जारी हो गया है। ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी घर के बूथ पर जो है, किसी बूथ पे 40 वोट, किसी पे 20, 400 से 700 वोट बता रहे हैं एक बूथ पे होते हैं, 40, 50, 70, 80 ऐसे वोट भी उनको मिले हैं। जिस एरिया में वो रहती हैं वहां पर भी आधे से कम वोट मिला है उनको। तो वही कर रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है इलेक्शन का, उसको तोड़ने की स्थिति में आज मुझे लगता है कि अखिलेश यादव नहीं। वो बार बार 24 को कहकर आप, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर बूथ पे 5 वोट बढ़ा दो, भाजपा दिखाई भी नहीं देगी। हर बूथ पे 5 वोट बढ़ा लो जाके बस। कैसे बढ़ेगा इसके बारे में तो बता दें कि भैया कितना वोट था सर? नहीं, घटेगा कितना उसका भी तो हिसाब करना चाहिए। 22 में कितना वोट था समाजवादी पार्टी का और बीजेपी का? हम अंकल 6 या 7% का अंतर, 6-7। तो उसी आधार पर कुछ कह रहे होंगे, हर बूथ पर इतना वोट बढ़ा लो। उन्होंने कहा 5 वोट बढ़ा लो। खैर वो तो बहुत कुछ कह चुके हैं। एसआईआर हुआ तो उन्होंने कहा बीजेपी हार गई। हर सीट पर जो है बीजेपी कम से कम 20,000 वोट से हार गई। देखिए सौरभ जी, एक चीज जान लीजिए, जो एसआईआर में हुआ है भैया, खाली एसआईआर में जो हुआ है, एसआईआर के कारण जो इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार, मैं बार बार बोलता हूं, चाहे बंगाल का ले लीजिए, चाहे बिहार का ले लीजिए और उत्तर प्रदेश का, वो वोटर मारे गए जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोटर थे। वो कौन वोटर थे? छापा वोटर, बोगस वोटर। किसी भी मुस्लिम एरिया में चले जाइए, हर बूथ की कहानी यही है कि 50% वोट है, एक ही आदमी मार देता है, 10 आदमी मिलकर मार देते हैं। कोई रोक टोक नहीं होता, किसी की हिम्मत नहीं होती। तो ये सच्चाई है। अगर बीजेपी जीतती है तो मार्जिन और बढ़ना चाहिए पिछली बार से। एकदम बढ़ सकता है, क्यों नहीं बढ़ेगा? मैं तो कहा ना कि कोई कारण आप सौरभ जी बताइए कि क्या हो सकता है कि आज योगी आदित्यनाथ को छोड़कर लोग अखिलेश यादव के जाएंगे। कोई मुद्दा होगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया होगा, पावर खराब हो गया होगा, सड़क खराब हो गया होगा, जो इनका अन्न वाला जो सबसे ज्यादा इनका पॉपुलर है वो खराब चल गया होगा,
या बहुत बड़ा करप्शन स्टेट में हो गया होगा कि वो दिख रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ इतने पैसे कमा रहे हैं? कोई तो कारण होगा ना। वही तो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं, कैसे बनेगा? हम महसूस जो कर रहे हैं उसको कैसे एक्चुअली बनाएं? वही बनाने की कोशिश कैसे करते हैं? उनका जो रोज का जो है, आप देखिए कार्यक्रम जो है उनका, जो रोजमर्रा का प्रोग्राम रूटीन जो है उनका, रूटीन जो है, वो पार्टी दफ्तर में हाँ। 150 कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, डेली बुलाते हैं कि संघर्ष करना है, पार्टी की सरकार बनाना है, बीजेपी को हटाना है, आप लोग जुट जाइए। और उसके बाद घर जाके सो जाते हैं और एक ट्वीट आ जाता है, 1 2 3 ट्वीट आ जाता है। जिस दिन कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा था यूपी में, आप रनिंग कमेंट्री भूल जाते। अखिलेश यादव के ट्वीट जिस गति से आ रहे थे, अरे 6 मंत्री बन रहे थे भाई, कोई नई सरकार नहीं बन रही थी, पहली बार नहीं बन रही थी। आपका उसमें मतलब क्या इंटरेस्ट है? आपके उस ट्वीट्स को कौन पढ़ रहा है, किस पर असर हो रहा है? दूसरी बात यह है जो आपने प्रदीप गुप्ता की बात कही, लोग तुलना करते हैं जो वन पार्टी डोमिनेंस था कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी को एडवांटेज था आज़ादी के आंदोलन का, उसकी लिगेसी का। बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति की तुलना करेंगे तो बीजेपी को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। ये कैडर बेस्ड पार्टी है, ये विचारधारा पर आधारित पार्टी है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी ताकत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो किसी पार्टी के पास नहीं है इस तरह का संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन। तो बीजेपी जब बढ़ेगी, देखिए तो चुनाव तो तब भी हारती है बीजेपी, ऐसा तो नहीं किया जाए। चुनाव है, हार जीत तो लगी ही रहेगी। सवाल यह है एवरेज का होता है। आपकी गाड़ी कहीं ट्रैफिक में फंसी है तो कम एवरेज देगी, हाईवे पे चलेंगे तो ज्यादा देगी। तो एवरेज देखते हैं ना आप। वो एवरेज किससे बना हुआ है, किस वजह से बना हुआ है? वो सिर्फ मोदी नाम से बना हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ मोदी नाम से बना हुआ होता तो 98 में सरकार नहीं बनती बीजेपी के केंद्र में। उससे पहले इतने राज्यों में जो सरकार बनी, 2003 से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकारें बन रही हैं। 15 साल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार रही। उस समय तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। 1991 में बीजेपी की उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनी। तो ऐसा है कि अयोध्या से जो हवा शुरू हुई हिंदुत्व की, वो पहुंची तो पूरे देश में, लेकिन उसका राजनीतिक प्रभाव उस तरह से देशव्यापी नहीं हुआ। उत्तर भारत में ज़्यादा हुआ, पश्चिम भारत में हुआ। मेरा मानना है कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वो हिंदुत्व की आंधी बनेगा आने वाले दिनों में। इस चुनाव के नतीजे को आप साधारण चुनाव का नतीजा मत मानिए। 15 साल नहीं बल्कि 49-50 साल के संघर्ष के बाद यह दिन देखने को मिला है बीजेपी को। कांग्रेस से लड़े 30 साल, 34 साल लेफ्ट से लड़े, 15 साल ममता बनर्जी से लड़े। और इसका असर पूरे देश में होगा? इसका असर बहुत ज्यादा पूरे देश में होगा। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं। और केवल बीजेपी जीत गई है, उसकी 207 सीटें आ गई हैं, इस आधार पर नहीं कह रहा हूं। आप पूरे पश्चिम बंगाल में गली मोहल्ले गांव में जिस तरह का उत्सव हो रहा है, और उनमें से मेरा मानना है कि ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो बीजेपी के कार्यकर्ता कभी नहीं रहे होंगे। सर, वो उनके 50 साल के अनुभव के आधार पर हुआ ना। उन लोगों ने जो 50 साल में देखा, वो बाकी पूरे देश में तो वो अनुभव नहीं है हम लोगों का। पूरे देश को समझ में आ रहा है कि अगर ऐसी सरकार होगी तो आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा। यह ऐसा नहीं है कि वही रुक जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा है कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे तो क्या हुआ। बिहार में लोगों ने देखा है कि लालू प्रसाद का परिवार रहा तो क्या हुआ। तो ऐसे ही परिवर्तन नहीं हो गया। तो जो देखा है, महसूस किया। और आज की दुनिया बहुत छोटी हो गई है, हर व्यक्ति को हर जगह की खबर है। गांव में बैठे हुए आदमी को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं।